अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन इज अ ट्रांजिशन मेटल इन ग्रुप 8 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एक्सप्लेन व्हाई आयरन हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों होती हैं? ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 3D एंड 4s। ठीक है, 3D और 4s में एनर्जी गैप स्मॉल होता है। कंप्लीट द शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन एंड Fe3+। तो आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, आर्गन जो है वो शॉर्ट हैंड में दिया गया है, आर्गन होता है 18। तो अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये 12 हो गए, 3p6, ये हो गए आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन। अब 18 के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? वो 20 हो गए। देन 3d बाद में फिल होगा 3d6। ठीक है, तो 20 + 6 26 हो गए। और Fe+3 में 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? 4s में से जाएंगे। 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4s0 लिख दें, 3d5 लिख दें, या 4s लिखे ही ना, आपकी मर्जी है सिर्फ। ठीक है, ज्यादा बेहतर है कि आप 4s ना लिखें, 3d5 सिंपल। एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ, ये क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पार्ट है, एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ आयरन नाइट्रेट कंटेन्स द कॉम्प्लेक्स दिस। When solutions of potassium thiocyanide and FeH2O6 are mixed, a color change is observed. The define complex, complex को define करना है simple। तो complex क्या होता है? metal ion surrounded by ligands। A metal ion surrounded by ligands, you're making bonds with ligands through dative bonding। State the coordination number of iron in FeH2O6। तो coordination number क्या है? 6 है। 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा बेटा। ठीक है जी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया इसका? 6 आ गया। दी HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज 104.5। ठीक है, वाटर के में बॉन्ड एंगल क्या होता है? 104.5। कैन आई सजेस्ट दी HOH बॉन्ड एंगल इन FeH2O6 3+, एक्सप्लेन योर आंसर। जी, जब ये आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, 6 वाटर मॉलिक्यूल कनेक्ट होंगे, तो अब वाटर मॉलिक्यूल में जो HOH है, इनके दरमियान बॉन्ड एंगल क्या होगा ये बताना है। लेट से मैं ये वाटर मॉलिक्यूल जो है इसको इस तरीके से बना देते हैं कि OH। हाँ जी, तो अब बताएं, ये जो HOH बॉन्ड एंगल होगा दिस, ये कितना होगा? ठीक है, वाटर में 104.5 था, क्या अभी भी इतना ही होगा, इससे बढ़ जाएगा या इससे कम होगा, क्या होगा? कम हो जाएगा, 104 से भी कम हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये बॉन्ड एंगल हम कैसे निकालते थे? आप एएस का जो टॉपिक है आप शायद भूल गए हैं। बॉन्ड एंगल हम कैसे निकालते थे? सम ऑफ बॉन्ड पेयर्स कैलकुलेट करते थे, सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करने होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। तो बैंड ज्योमेट्री है, और बैंड ज्योमेट्री में 104 होता है। अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे, इसमें अगर हम काउंट करते हैं सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो देखिए ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर ऑलरेडी शेयर कर दिया आयरन के साथ। अब इसके पास कितने लोन पेयर रह गए? अब इसके पास एक ही लोन पेयर है। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 3+1, 3 सिग्मा +1 लोन पेयर है। तो जब लोन पेयर कम होंगे, बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, तो बेसिकली लोन पेयर रिपेल कर रहा होता है ना। तो अब ये कौन सी ज्योमेट्री हो गई? ये पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। 3+1 क्या होती है? पिरामिडल ज्योमेट्री। पिरामिडल में एंगल कितना होता है? अराउंड 107 का एंगल होता है। तो एंगल कितना हो जाएगा? 107.5, या आप कहते हैं कि इट वुड बी इन रेंज ऑफ 107 से 109 के दरमियान में होगा। ठीक है,
109 से कम होगा, 107 से ज्यादा होगा। रीजन क्या है? नाउ इट हैज 3 सिग्मा plus one lone pair. So due to the presence of one lone pair, it cause less repulsion to the sigma bonds. One lone pair, क्योंकि आप बॉन्ड देखते हैं बिटवीन सिग्मा बॉन्ड्स, तो one lone pair will cause less repulsion. तो जब लेस रिपल्शन होगी तो बॉन्ड पेयर्स थोड़ा दूर दूर जाएंगे, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। कम तो तब होगा जब मजीद लोन पेयर्स ऐड होंगे तो बॉन्ड पेयर्स क्लोज आ जाएंगे। तो यहाँ तो बढ़ जाएगा क्योंकि दो से एक लोन पेयर हो गया, पहले दो लोन पेयर थे, अब एक लोन पेयर रह गया। समझ आई ये बात? ये हाँ जी, ये क्लियर है। ठीक है जी। एक्सप्लेन वाई आयरन कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड। तो ये कलर थ्योरी तो मेरे ख्याल में सबको क्लियर होगी, ठीक है, कि वो फर्स्ट दी डी ऑर्बिटल्स गेट डीजेनरेटेड, नॉन डीजेनरेटेड, ठीक है, डीजेनरेशन खत्म होती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी व्हेन सनलाइट फॉल्स। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, यूं आप कह दें, द डिफरेंस डेल्टा ई बिटवीन डी ऑर्बिटल्स lies in visible range of electromagnetic radiations। ठीक है, तो पार्ट ऑफ एनर्जी is absorbed for electron promotion, for electron jump, and rest is transmitted, which gives complementary color। ठीक है, तो ये कलर थ्योरी होती है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स FeH2O6 3+ एंड दिस कॉम्प्लेक्स आर डिफरेंट कलर्स। एक्सप्लेन व्हाई दीज कॉम्प्लेक्सेस आर डिफरेंट कलर्स। तो डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं? बिकॉज जो एनर्जी गैप होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स क्यों है? बिकॉज दी जो डी डी स्प्लिटिंग होती है, दी एनर्जी गैप between d d orbitals will be different ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ लाइगेंड्स। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री तो सेम है, यहाँ भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ये SCN ऐड हुआ है। तो ड्यू टू डिफरेंट लाइगेंड इट एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी और डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट। The table 3.1 gives value for stability constant फॉर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन। तो दोनों कॉम्प्लेक्सेस की, इसकी और इसकी, आपको दो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी कांस्टेंट गिवन है। FeH2O5, this complex can form H3PO4, can form when phosphoric acid reacts with water। So write an equation for this reaction। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स हेक्सा आयरन 3+ आयन FeH2O6 3+ reacting with H3PO4 phosphoric acid। कितने वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुए? 5 है, तो मतलब एक निकल गया, तो FeH2O5 5 रह गए, और उसकी जगह पे क्या आ गया? H2PO4, यानी कि यहाँ से प्रोटॉन लॉस हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, तो इसने एक प्रोटॉन लॉस किया। तो एक प्रोटॉन लॉस किया तो ये कितना रह गया? H2PO4। H2PO4, तो जब ये एक प्रोटॉन लॉस करेगा तो इस पे -1 चार्ज आएगा। आयरन पे कितना चार्ज था? आयरन पे +3 चार्ज था, तो प्लस का 3 और माइनस का 1, तो ये ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? +2। और जो इसने यहाँ से क्या रिमूव हुआ है? यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ से H+, तो H2O और H2+ और H+ कंबाइन होंगे तो H3O+ बन जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। समझ आ रही है इक्वेशन?
write an equation for K stab of FeH2O5 thiocyanate and give its unit. हाँ जी, इसकी K stab की इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे भी एक मतलब जैसे यहाँ पे H2PO4 आया, यहाँ HCN आया, तो K stab क्या होता है? The complex, it is the ratio of the concentration of complex with its constituent ions. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स क्या बना है? FeH2O5 H2O5 SCN2 प्लस किससे बन रहा है? FeH2O6 3 प्लस। ठीक है, और दूसरा लाइगेंड कौन सा आया इसके साथ? थायोसाइनाइड SCN। इस पे ओवरऑल चार्ज क्या होगा? -1। -1 का चार्ज होगा। ओके, इसको हम अंदर की तरफ से, ये इसके ऊपर चार्ज, ठीक है, -1। तो बेसिकली व्हेन दीज टू कंपाउंड्स रिएक्ट, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, उसकी जगह पे एससीएन आके अटैच हो जाएगा। सो बेसिकली ये आपने के स्टेप की एक्सप्रेशन बना दी है फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। और यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट अगर आप देखें तो मोल्स पर डीएम क्यूब। ठीक है, ये मोल्स पर डीएम क्यूब होगा, ये भी मोल्स पर डीएम क्यूब, ये भी मोल्स पर डीएम क्यूब। तो ये कैंसिल हो गए, तो 1/मोल्स पर डीएम क्यूब, 1/मोल्स पर डीएम क्यूब, दैट वुड बी इक्वल टू मोल इनवर्स डीएम क्यूब। जी, क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट। use the stability constant data. Use the stability constant data in table 3.1 to calculate the value of the equilibrium constant Kc for the following equilibrium. ठीक है जी, तो अब आप देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पर क्या है? इन ऑन द प्रोडक्ट साइड वी हैव दिस कॉम्प्लेक्स, और रिएक्टेंट साइड पर ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो बेसिकली हम जो फॉस्फोरिक एसिड वाला कॉम्प्लेक्स है उसको थायोसाइनाइड वाले कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो केसी की जो एक्सप्रेशन होगी वो इनके स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो दैट वुड बी इक्वल टू के स्टैब ऑफ FeH2O5 SCN2 प्लस अपॉन के स्टैब ऑफ, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो इसका के स्टेप न्यूमरेटर में आ जाएगा और किसका, इसका के स्टेप डिनोमिनेटर में आ जाएगा। FeH2O5 H2O5 H2PO4 2 प्लस। तो वैल्यूज क्या है हमारे पास? 1.30 इंटू 10 पावर 2, 1.30 इंटू 10 पावर 2 डिवाइडेड बाय 5.90 इंटू 10 पावर 1, 5.90 इंटू 10 पावर 1। जी, क्या आंसर आ रहा है? तो के स्टैब अपॉन के स्टैब हो जाएगा, थायोसाइनाइड वाले के स्टैब को पोटेशियम फॉस्फोरिक एसिड वाले के स्टैब से डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, 2.03, 2.20 है या 2 पॉइंट? बेटा ये इसी तरीके से बनती है, आपने जैसे ये देखना है कि प्रोडक्ट साइड पे क्या है और रिएक्टेंट साइड पे क्या है। तो जो प्रोडक्ट साइड पे कॉम्प्लेक्स होगा उसकी के स्टैब वैल्यू ऊपर आ जाएगी, और जो रिएक्टेंट साइड पर है उसकी के स्टैब वैल्यू नीचे आएगी। हाँ जी, 2.03 है या 2.20? 1.3 डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू 10 पावर 2, 1.30 डिवाइडेड बाय 5.90, ये आ रहा है 0.22, तो ये हो जाएगा 2.2।